जब पम्मी बंगले पर पहुंची तो उसकी साइकिल के करियर में अंग्रेजी कविता के 5-6 ग्रंथ बंधे थे। 8 बज चुके थे। सुधा जाकर अपने बिस्तर पर लेटकर पढ़ने लगी। अंग्रेजी कविता पढ़ रही थी। अंग्रेजी लड़कियां कितनी आज़ाद और स्वच्छंद होती होंगी। जब पम्मी, जो ईसाई है, इतनी आज़ाद है, उसने सोचा, और पम्मी कितनी अच्छी है। उसकी बेतकल्लुफ़ी में भोलापन तो नहीं है, पर सरलता बेहद है। बड़ा साफ दिल है, कुछ छिपाना नहीं जानती। और सुधा से सिर्फ 5-6 साल बड़ी है, लेकिन सुधा उसके सामने बच्ची लगती है। कितना जानती है पम्मी, और कितनी अच्छी समझ है उसकी। और चंदर की तारीफ करते नहीं थकती। चंदर के लिए उसने सिगरेट पीना छोड़ दी। चंदर उसका दोस्त है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की के लिए रोशनी का देवदूत है। सचमुच चंदर पर सुधा को गर्व है, और उसी चंदर से वह लड़ झगड़ लेती है, इतनी मान मनुहार कर लेती है, और चंदर सब बर्दाश्त कर लेता है। वरना चंदर के इतने बड़े बड़े दोस्त हैं और चंदर की इतनी इज्जत है, अगर चाहे तो सुधा की रत्ती भर परवाह न करे। लेकिन चंदर सुधा की भली बुरी बात भी बर्दाश्त कर लेता है, और वह कितना परेशान करती रहती है चंदर को। अगर कभी सच में चंदर नाराज़ हो गया और सचमुच हमेशा के लिए बोलना छोड़ दे, तब क्या होगा? या चंदर यहाँ से कहीं चला जाए, तब क्या होगा? खैर, चंदर जाएगा तो नहीं इलाहाबाद छोड़कर, लेकिन अगर वह खुद कहीं चली गई, तब क्या होगा? वह जाएगी कहाँ? अरे पापा को मनाना तो बाएं हाथ का खेल है, और ऐसा प्यार वह करेगी कि शादी तो करनी पड़े नहीं। लेकिन यह सब तो ठीक है, पर चंदर ने चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? क्या नाराज़ होकर गया है? जाते वक्त सुधा ने परेशान तो बहुत किया था। होलडॉल की पेटी का बक्सुआ खोल दिया था, और उठाते ही चंदर के हाथ से सब कपड़े बिखर गए थे। चंदर कुछ बोला नहीं, लेकिन जाते समय उसने सुधा को डांटा भी नहीं, और न यह समझाया कि घर का ख्याल रखना, अकेले घूमना मत, महारानी से लड़ना मत, पढ़ती रहना। इससे सुधा समझ तो गई थी कि वह नाराज़ है, लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन चंदर को खत तो भेजना चाहिए था, चाहे गुस्से का ही खत क्यों ना होता। बिना खत के उसका मन कितना घबरा रहा है, और क्या चंदर को मालूम नहीं होगा? यह कैसे हो सकता है? जब इतनी दूर बैठे हुए सुधा को मालूम हो गया कि चंदर नाखुश है, तो क्या चंदर को मालूम नहीं होगा कि सुधा का मन उदास हो गया है? ज़रूर मालूम होगा। सोचते सोचते उसे जाने कब नींद आ गई, और नींद में उसने पापा या चंदर की चिट्ठी मिली या नहीं मिली, यह तो मालूम नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे यह सारी सृष्टि एक बिंदु से बनी एक बिंदु में समा गई, उसी तरह सुधा की यह भादों की घटाओं जैसी फैली हुई बेचैनी और गीली उदासी एक चंदर के ध्यान से उठी और उसी में समा गई। दूसरे दिन सुबह सुधा आंगन में बैठी हुई आलू छील रही थी और चंदर का इंतज़ार कर रही थी। उसी दिन रात को पापा आ गए थे, और दूसरे दिन सुबह बुआजी और बिनती। सुधी, किसी ने इतने प्यार से पुकारा कि हवाओं में रस भर गया। अच्छा, आ गए चंदर। सुधा आलू छोड़कर उठ बैठी। क्या लाए हमारे लिए लखनऊ से? बहुत कुछ सुधा। क्या है सुधा? सहसा कमरे से कोई बोला। चंदर है, सुधा ने कहा। चंदर, बुआ आ गई, और कमरे से बुआ जी बाहर आई। प्रणाम बुआ जी, चंदर बोला और पैर छूने के लिए झुका। हाँ हाँ हाँ। बुआ जी 3 कदम पीछे हट गई। देखती हो ने हम पूजा की धोती पहने हैं। ये क्या है सुधा? सुधा ने बुआ की बात का कुछ जवाब नहीं दिया। चंदर, चलो अपने कमरे में, यहाँ बुआ पूजा करेंगी। चंदर अलग हटा। बुआ ने हाथ के पंच पात्र से वहां पानी छिड़का और जमीन फूकने लगी। सुधा, बिनती को भेज दे, बुआजी ने धूपदानी में महाराजी से कोयला लेते हुए कहा। सुधा कमरे में पहुंचकर चंदर को खाट पर बिठाकर नीचे बैठ गई। अरे ऊपर बैठो, चंदर ने कहा। नहीं, हम यहीं ठीक है, कहकर वह बैठ गई और चंदर की पैंट पर पेंसिल से लकीरें खींचने लगी। अरे यह क्या कर रही हो? चंदर ने पैर उठाते हुए कहा। तो तुमने इतने दिन क्यों लगाए? सुधा ने दूसरे पायचे पर पेंसिल लगाते हुए कहा। अरे बड़ी आफत में फंस गए थे सुधा। लखनऊ से हम लोग गए बरेली, वहाँ एक उत्सव में हम लोग भी गए और एक मिनिस्टर भी पहुँचे। कुछ सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। फिर तो पुलिस वाले और मजदूरों में जमकर लड़ाई हुई। वह तो कहो, एक बेचारा सोशलिस्ट लड़का था, कैलाश मिश्रा,
उसने हम लोगों की जान बचाई, वरना पापा और हम दोनों ही अस्पताल में होते। अच्छा, पापा ने लेकिन हमें कुछ बताया नहीं। सुधा घबराकर बोली। बड़ी देर तक बरेली, उपद्रव और कैलाश मिश्रा की बात करती रही। अरे ये बाहर गा कौन रहा है? चंद्र ने सहसा पूछा। बाहर कोई गाता हुआ आ रहा था। आंचल में क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार, आंचल में क्यों बांध लिया। और चंद्र को देखते ही उस लड़की ने चौंक कर कहा। अरे! क्षण भर स्तब्ध और फिर शर्म से लाल होकर भागी बाहर। अरे भागती क्यों है, ये तो चंदर है, सुधा ने कहा। लड़की बाहर रुक गई और गर्दन हिलाकर इशारे से कहा, मैं नहीं आऊंगी, मुझे शर्म लगती है। अरे चली आ, देखो हम अभी पकड़ लाते हैं, बड़ी झक्की है यहाँ, कहकर सुधा उठी। वह फिर भागी। सुधा पीछे पीछे भागी। थोड़ी देर बाद सुधा अंदर आई तो सुधा के हाथ में उस लड़की की चोटी, और वह बेचारी बुरी तरह अस्त व्यस्त थी। दांत से अपने आंचल का छोर दबाए हुए थी, बाल के 3-4 लटे मुंह पर झुक रही थी और लाज के मारे सिमटी जा रही थी। आंखें थी कि मुस्काए या रोए ये तय ही नहीं कर पा रही थी। देखो चंद्र देखो, सुधा हाँफ रही थी। यह बिनती मोटकी कहीं की, इतनी मोटी है कि हमारा दम निकल गया। सुधा बुरी तरह हाँफ रही थी। चंद्र ने देखा बेचारी की बुरी हालत थी। मोटी तो बहुत नहीं थी, पर हाँ गांव की तंदुरुस्ती थी। लाल चेहरा जिसे शर्म ने दूना बना दिया था। एक हाथ से अपनी चोटी पकड़ी थी, दूसरे से अपने कपड़े ठीक कर रही थी और दांत से आंचल पकड़े। छोड़ दो उसे, यह क्या है सुधा, बड़ी जंगली हो तुम, चंद्र ने डांट कर कहा। जंगली मैं हूं या ये? चोटी छोड़कर सुधा बोली। ये देखो, दांत से काट लिया इसने मुझे। सचमुच सुधा के कंधे पर दांत के निशान बने हुए थे। चंद्र इस संभावना पर बेतहाशा हंसने लगा कि इतनी बड़ी लड़की दांत काट सकती है। क्यों जी, इतनी बड़ी हो गई दांत काटती हो? उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। सचमुच यह तो बड़े मजे की लड़की है। बिनती है इसका नाम। क्यों रे, महुआ बिनती थी क्या वहाँ, जो बुआ जी ने बिनती नाम रखा है? क्यों रे, महुआ बीनती थी क्या वहाँ, जो बुआ जी ने बिनती नाम रखा है? वह पल्ला ठीक से ओढ़ चुकी थी और बोली, नमस्ते। चंदर और सुधा दोनों हंस पड़े। अब इतनी देर बाद याद आई। चंदर और भी हंसने लगा। बिनती, ए बिनती, बुआ की आवाज़ आई। बिनती ने सुधा की ओर देखा और चली गई। और कहो सुधी, चंदर बोला, क्या हाल चाल चल रहा है? फिर भी एक चिट्ठी भी तो नहीं लिखी तुमने, सुधा बड़ी शिकायत के स्वर में बोली। हमें रोज़ रुलाई आती थी, और तुम्हारी वो आई। हमारी वो? चंद्र ने चौंक कर पूछा। अरे हाँ, तुम्हारी पम्मी रानी। अच्छा, वो आई थी, क्या बात हुई? कुछ नहीं, तुम्हारी तस्वीर देख देख कर रो रही थी, सुधा ने उंगलियां नचाते हुए कहा। मेरी तस्वीर देखकर? अच्छा, और थी कहाँ मेरी तस्वीर? अब तुम तो बहस करने लगे। हम कोई वकील हैं? तुम कोई नई बात बताओ, सुधा बोली। हम तो तुम्हें बहुत बहुत सारी बात बताएंगे, बहुत पूरी कहानी। इतने में बिनती आ गई। उसके हाथ में एक तश्तरी थी और एक गिलास। तश्तरी में कुछ मिठाई थी और गिलास में शरबत। उसने लाकर तश्तरी चंदर के सामने रख दी। ना भाई, हम नहीं खाएंगे, चंदर ने इनकार कर दिया। बिनती ने सुधा की ओर देखा। खा लो, लगे नखरा करने, लखनऊ से आ रहे हैं ना, तकल्लुफ न करें तो मालूम कैसे हो, सुधा ने मुंह चढ़ाते हुए कहा। चंद्र मुस्कुराकर खाने लगा। दीदी के कहने पर खाने लगे आप? बिनती ने अपने हाथ की अंगूठी की ओर देखते हुए कहा। चंद्र हंस दिया, कुछ बोला नहीं। बिनती चली गई। बड़ी अच्छी लड़की मालूम होती है ये, चंद्र बोला। बहुत प्यारी है और पढ़ने में हमारी तरह नहीं है, बहुत तेज है ये। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मास्टर साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और चंदर, अब हम खूब बात करते हैं उनसे दुनिया भर की, और वे बस हमेशा सिर नीचे किए रहते हैं। एक दिन पढ़ते वक्त हम गरी पास में रखकर खाते गए, उन्हें मालूम ही नहीं हुआ। उनसे एक दिन कविता सुनवा दो, सुधा बोली। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया और डॉक्टर साहब के कमरे में जाकर किताबें उलटने लगा। इतने में बुआ जी का तेज स्वर आया।
हमें मालूम होता है कि ई मुँह झोंसी हमके ऐसे नाच नचई है तो हम पैदा होते गला घोट देई। हरे राम, आकाश सिर पर उठाए है के घंटे से नरियात नरियात गटई फट गई। ई बोलते नाही जिसे सांप सूंघ गवा होए। प्रोफेसर शुक्ला के घर में वह नया सांस्कृतिक तत्व था। कितनी शालीनता और शिष्टता से रहते थे। कभी इस तरह की भाषा उनके घर में सुनने को न मिली होगी। इसकी चंदर को जरा भी उम्मीद न थी कि ऐसी भाषा उनके घर में सुनने को मिलेगी। चंदर ने चौंक कर उधर देखा। डॉक्टर शुक्ला समझ गए। कुछ लज्जित से और मुस्कुराकर ग्लानि छिपाते हुए बोले, मेरी विधवा बहन है, कल गांव से आई है लड़की को पहुंचाने। उसके बाद कुछ पटकने का स्वर आया, शायद किसी बर्तन के। इतने में सुधा आई, गुस्से से लाल। सुना पापा तुमने? बुआ बिनती को मार डालेंगी। क्या हुआ आखिर? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। कुछ नहीं, बिनती ने पूजा का पंच पात्र उठाकर ठाकुर जी के सिंहासन के पीछे रख दिया था। उन्हें दिखाई नहीं पड़ा तो गुस्सा बिनती पर उतार रही है। इतने में फिर उनकी आवाज आई, पैदा करते बखत बहुत अच्छा लाग रहा, पालत बखत टे बोल गए, मर गए रहो तो आपन संतानों आपन हाथ ले जाते। हमारे मूड पर ई हत्या काहे डाल गए? ऐसी कुलच्छनी है कि पैदा होते इन बाप को खा गई। सुना पापा तुमने? चलो हम चलते हैं, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। सुधा वहीं रह गई। चंदर से बोली, ऐसा बुरा स्वभाव है बुआ का कि बस, बिनती ऐसी है कि इतना बर्दाश्त कर लेती हैं। बुआ ने ठाकुर जी का सिंहासन साफ करते हुए कहा, रोवत का है हो? कौन तुम्हारे माई बाप को गरियावा है कि ई आंसुआ ढरकाए रही हो? ये सब चोचला अपने को न दिखाओ। 2 महीना और है, अब हिन के उधियाई न जाओ। अब अभद्रता सीमा पार कर चुकी थी। बिनती, चलो कमरे के अंदर, हटो सामने से, डॉक्टर शुक्ला ने डांट कर कहा। अभी चरखा बंद होगा या नहीं? कुछ शर्म हया है या नहीं तुम में? बिनती सिसकते हुए अंदर गई। स्टडी रूम में देखा कि चंदर है तो उल्टे पांव लौट आई सुधा के कमरे में और फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला लौट आए। अब हम ये सब करें कि अपना काम करें? अच्छा, कल से महाभारत मचा रखी है घर में। कब जाएंगी ये? कल जाएंगी पापा, बिनती को कभी मत भेजना इनके पास, सुधा ने गुस्से भरे स्वर में कहा। अच्छा जाओ, हमारा खाना परसों। चंदर, तुम अपना काम यहाँ करो, यहाँ शोर ज़्यादा हो तो तुम लाइब्रेरी में चले जाना, आज भर की तकलीफ है। चंदर ने अपने कुछ किताबें उठाई और उसने चले जाना ही ठीक समझा। सुधा खाना परोसने चली गई। बिनती रो रोकर और तकिए पर सिर पटक कर अपनी कुंठा और दुख उतार रही थी। बुआ घंटी बजा रही थी। दबी जबान जाने क्या बकती जा रही थी। यह घंटी के भक्ति भावना भरे मधुर स्वर में सुनाई नहीं देता था।